नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीबीआई ने रेलवे अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान के देहरादून और विकासनगर स्थित घर पर रविवार को छापेमारी की। सीबीआई ने लाखों रुपए के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। रेलवे अधिकारी 1 करोड़ की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की छापेमारी करीब 12 घंटे तक चलती रही। आरोपी ने नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर रोडवेज में एक प्राइवेट कंपनी को करोड़ों रुपए दिलाने के एवज में अपने 2 सहयोगियों की मदद से रिश्वत ली है। सीबीआई ने अफसर के दोनों कथित सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देर रात हो रही छापेमारी के दौरान हमारे संवाददाता सतेंद्र बर्थवाल ने मौके का जायजा लिया। रेलवे विभाग में करीब 1 करोड़ की रिश्वत के आरोप में फंसे महेंद्र चौहान के घर के ठीक सामने मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं, ये मेरे राइट हैंड पे महेंद्र सिंह चौहान का देहरादून का निवास है। ये आशीर्वाद इनक्लेव, अभी ये देहरादून बसंत विहार के निकट अभी हम खड़े हैं। ये इनका घर है जहां पे सीबीआई की रेड अभी चल रही है। सीबीआई की 2 टीमें अभी देहरादून में दिल्ली से आई है। आप मेरे बाएं और देख सकते हैं कि सीबीआई की ये वो गाड़ी है जो दिल्ली से आई है। और अभी भी इस गाड़ी में जो लोग यानी कि जो अधिकारी देहरादून पहुंचे थे वो अभी महेंद्र सिंह चौहान के घर यानी कि मेरे राइट हैंड में जो घर है वो महेंद्र सिंह चौहान का है और उस घर में सीबीआई की टीम मौजूद है। बताया ये भी जा रहा है कि सीबीआई की टीम एक जो महेंद्र सिंह चौहान का पुश्तैनी घर यानी कि विकास नगर की तरफ है वहाँ भी मौजूद सीबीआई की टीम गई है और वहाँ भी लगातार छापेमारी चल रही है। अभी रात के करीब 11 बज चुके हैं। सीबीआई की टीम एक महेंद्र सिंह चौहान के घर देहरादून में स्थित जो बसंत विहार इलाके में है वहाँ टीम मौजूद है और दूसरी टीम बस उनके पुश्तैनी घर यानी कि विकास नगर में जो घर है वहाँ पे सीबीआई की टीम पहुँच चुकी है। लेकिन अभी भी सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी करी। करीब 12 बजे से ये रेड बताई जा रही है और अभी भी टीम जब अंदर है तो और सीबीआई की टीम ये भी बताया जा रहा है कि सीबीआई के हाथ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हैं जिसको खंगाल रही है सीबीआई की टीम। क्योंकि 1 करोड़ का ये मामला था, 1 करोड़ का पूरी रिश्वत लेने का ये मामला था। एक निजी कंपनी को टेंडर दिलाने का ये पूरा मामला था जिसमें महेंद्र सिंह चौहान और उनके कुछ साथी फंसे थे और वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन उसका पुख्ता सबूत अब सीबीआई के हाथ में मौजूद है। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। ये अभी सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सतेंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून में आज 34 बूथों पर वैक्सीनेशन होगा। प्रत्येक बूथ पर 100 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। हफ्ते में 4 दिन टीका लगाया जाएगा। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, लगातार वैक्सीनेशन लगाने का काम चल रहा है, आज भी वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। कितनी ऐसी जगह है जहां पर वैक्सीनेशन की सुविधा मुहैया कराई गई है और कितने ऐसे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको आज वैक्सीनेशन लगने वाला है? देखिए नीलू, 34 सेंटर पूरे राज्य भर में बनाए गए हैं जहां पर वैक्सीनेशन होना है। शनिवार को भी इन्हीं 34 सेंटर पर वैक्सीनेशन हुआ था। तो आप लगाए कि एक सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा, तो करीब 3400 लोगों को आज टीका लगाने का टारगेट है। लेकिन जिस तरह से शनिवार को भी 34 सेंटरों पर टीकाकरण हुआ था, प्रत्येक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना था, लेकिन उसमें भी शनिवार को देखने के आए करीब 28% लोग राज्य भर में ऐसे थे जो टीका लगाने नहीं आए। वो रजिस्टर्ड थे लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंचे। तो आज उन लोगों को भी टीका लगाया जाना है। साथ साथ कि जो 100 लोग पहले से चिन्हित हैं उनको टीका लगाया जाएगा। इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन इस बीच नीलू, शनिवार को जो पहला वैक्सीनेशन का जो चरण चला उसमें देखने को मिला कि कई सेंटर पर कुछ लोगों में रिएक्शन भी देखने को मिला कि उनको बुखार आया या फिर चक्कर आने की शिकायत हुई। हालांकि बाद में उनको जो डॉक्टर का कहना है कि पैरासीटामोल देने के बाद सबकी हालत में सुधार हुआ, सब लोग ठीक ठाक हैं, कोई गंभीर दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला। तो इसके मद्देनज़र आज ये देखने वाली बात होगी कि 34 सेंटरों पर 3400 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कोरोना का टीका लगाया जाना है। आज कितने लोग पहुंचते हैं, क्या जो शनिवार को पहला चरण हुआ था उसके तुलना में आज अधिक लोग पहुंचने की उम्मीद है। और खासकर उत्तराखंड में
करीब 50,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं पहले चरण में उनको बिल्कुल सुनील, तो देखना होगा। रजिस्ट्रेशन तो पहले फेज में भी बहुतों का हुआ था, वो लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज कितने लोग पहुंचते हैं देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 112 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। उत्तराखंड में अब तक कोरोना से 1611 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक 94,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। और विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 साल का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। शनिवार को हुई पार्टी की कोर ग्रुप मीटिंग में मार्च तक के कार्यक्रमों का खाका खींचा गया है। बीजेपी सरकार को 18 मार्च को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और जल्द ही सल्ट विधानसभा का उपचुनाव भी होगा और फिर चंद महीनों में विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बच जाएगा। इसके लिए बीजेपी अब प्लान तरीके से सरकार और संगठन के कामकाज को आगे ले जाना चाहती है। शनिवार को हुई पार्टी रणनीतिकारों की मीटिंग में इसके लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई। 22 जनवरी को इस कमेटी की पहली मीटिंग होगी। कमेटी अपना प्रस्ताव 19 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाले चिंतन शिविर में रखेगी, जिसमें सर्वसम्मति के बाद फाइनल मुहर लगा दी जाएगी। चिंतन बैठक के संबंध में जो विषय तय करना है उसमें नरेश बंसल जी रहेंगे और उसमें महामंत्री कुलदीप जी रहेंगे, महामंत्री भट्ट जी रहेंगे, अजय जी रहेंगे, धन सिंह जी रहेंगे। ये भी तय हुआ है कि ये सब चिंतन बैठक का जो एजेंडा है उसको तय करेंगे उस दिन। 18 मार्च से पहले सरकार फरवरी और मार्च में 50,000 किसानों और 1,000 महिला स्वयं सहायता समूह को एक साथ ब्याज मुक्त लोन देने जा रही है। इससे पहले पार्टी 27 जनवरी को सल्ट में दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की याद में एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी। सभा के बहाने एक तरह से सल्ट विधानसभा उपचुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। सारी चर्चाएं हुई कि भाई हमको आगे क्या क्या करना है और पूरा भारतीय जनता पार्टी का फोकस बूथ से लेके, यूथ से लेके, अपने सैनिकों से लेके, अपने महिलाओं से लेके, किसानों तक, ये जितने कंपोनेंट इन सारे जो है मोर्चों को भी सक्रिय कैसे किया जाए इस पे ध्यान। बीजेपी ने अभी से ही 2022 की तैयारी शुरू कर दी है और मार्च तक के रोड मैप पर काम शुरू हो गया है, जिसमें मंत्रियों से लेकर विधायकों तक को जिम्मेदारी दी गई है और समीक्षा के लिए कोर ग्रुप की मीटिंग भी अब हर महीने होगी। देहरादून से सुलीन और प्रभात की रिपोर्ट। और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने रविवार को डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में करीब 70 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देहरादून से लगा डोईवाला सीएम का विधानसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की मेंटेनेंस के लिए पैसे की कमी नहीं है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सड़कों की मेंटेनेंस के लिए अभी तक 650 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं और इसके अलावा पुलों के निर्माण के लिए भी पैसा दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत हालिया कुमाऊं दौरे के दौरान अल्मोड़ा और द्वाराहाट में चांदी की मुकुट पहनने को लेकर चर्चा में है। अल्मोड़ा से स्थानीय विधायक रघुनाथ चौहान ने चांदी का मुकुट पहनाया, तो वहीं द्वाराहाट में विधायक महेश नेगी ने भी चांदी का मुकुट पहनाया। आपको बता दें कि एक महिला ने नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पार्टी ने नेगी की जांच के लिए कमेटी भी बनाई है। भगत का कहना है कि जांच अपनी जगह है और सम्मान अपनी जगह है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी महेश नेगी पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तब उसको अपने से दूर कर दिया जाएगा। अभी कोई ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो विधायक के नाते वो भी रहे ही हैं, ठीक ही है। और हल्द्वानी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। इसमें रोड पार करते एक शख्स को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। कार की चपेट में आया शख्स कुछ मीटर तक कार के साथ ही घसीटता हुआ चला गया, जिससे वो व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह रही कि रोड किनारे खड़े शख्स को टक्कर मारने के बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और अपनी तेज स्पीड के साथ मौके से चलता बना। पूरी घटना पास के दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अब कार की पहचान में जुट गई है। घटना नैनीताल रोड की बताई जा रही है। और खटीमा सितारगंज हाईवे पर टोल के पास एक गन्ने का ट्रक पलट गया। बिजी रोड पर हुए इस हादसे में कई गाड़ियां ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। जहां पर हादसा हुआ वहां पर मोड़ का अलाइनमेंट खराब बताया जा रहा है और अक्सर यहां पर हादसे होते रहते हैं। और अब ये गन्ने से भरा ट्रक रोड पर ही पलट गया। ट्रक पलटने से काफी देर तक रोड पर ट्रैफिक भी असर पड़ा और बाद में ट्रैफिक को रेगुलर कर लिया गया। ये गन्ने का ट्रक अभी पलटा है
ये NH वे टोल के पास में एक बहुत खतरनाक मोड़ है। यहाँ पे आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। कई बार ये NH वालों से शिकायत भी की है, बट इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो NH वालों से अपील है कि इस पर कोई कार्रवाई करें या इसका कोई समाधान करें। कल को कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार स्कूल की बच्चों की बसें भी जाती हैं। और रुड़की से दिल दहला देने वाली एक खबर, जहां पर एक शख्स का विधवा महिला के साथ प्रेम प्रसंग था और आरोपी शख्स ने प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही महिला के 2 बच्चों को गंगा नहर में फेंक दिया। एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश इस वक्त जारी है। बच्चों की उम्र तकरीबन 6 और 7 साल बताई जा रही है। कारण पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि दरअसल वादिनी के साथ उसका प्रेम संबंध था और वो प्रेम संबंधों में बाधक बन रहे थे और उन बच्चों से वह नफरत करता था क्योंकि वो उसके पूर्व पति के पैदाइश थे। और बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी और केला खेड़ा में मवेशी चोरों ने मवेशी मालिकों पर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी, हालांकि कुछ मवेशी चुराने में सफल जरूर रहे। इसी तरह केला खेड़ा टांडा आजम में भी ये लोग मवेशी चुरा कर ले गए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिन व्यक्तियों ने चोरी की है उनके द्वारा फायरिंग की गई है, तो इस तहरीरी सूचना पे हमारे द्वारा मुकदमा लिखा जा रहा है और जल्द से जल्द जो भी इसमें अक्यूज्ड है उनको पकड़ा जाएगा। और उधम सिंह नगर के काशीपुर से खबर है, जहां पर कुंडा इलाके में सड़क किनारे पुलिया के नीचे एक महिला का शव मिला है। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है, वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर एक ऑनलाइन वेबसाइट के कुरियर ऑफिस में हुई लूट के सभी आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव से बरी कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा जो साक्ष्य कोर्ट में पेश किया गया वो कमजोर था और जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे वो भी कोर्ट में आरोपियों की पहचान नहीं कर पाए, जिसके बाद सभी 4 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं कानून के जानकारों का कहना है कि पुलिस को अब अपने तरीके बदलने चाहिए और अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भी बयानों को रिकॉर्ड कर कोर्ट में पेश करना चाहिए, जिससे कि पुलिस का पक्ष भी मजबूत हो। वहीं एसएसपी देहरादून योगेंद्र रावत ने बताया कि हर केस का अलग ग्राउंड होता है, कई बार दिक्कतें होती हैं, जिसमें कुछ कमियां पुलिस की छानबीन में रहती है, जिसका फायदा आरोपियों को मिल जाता है। कोई अपराध घटित हुआ है तो कोई ना कोई अपराधी जरूर है, जिसको पुलिस पकड़ रही है, इतनी मेहनत करके पकड़ रही है। अगर उसके बाद भी वो छूट जाएगा, इसका मतलब है साक्ष्यों के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। जो अभियोजन पक्ष है, जो स्टेट है, उसकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस। तो पुलिस को साक्ष्य इस प्रकार से प्रस्तुत करने चाहिए कोर्ट में कि कहीं से कहीं उनमें कोई त्रुटि ना रहे। कई बार जो ओरल एविडेंस होती है, जो मतलब मौखिक गवाह होते हैं, वो अपने बयान से या तो मुकर जाते हैं या बयान को वो उस तरह से नहीं देते हैं जिस प्रकार की उनके पुलिस के द्वारा दिए होते हैं। दूसरे जो इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं या जो फॉरेंसिक एविडेंस होती हैं, उसमें कई बार कोई टेक्निकल कमी भी आ जाती है। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 2 घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि कुआंवाला के पास रोड एक्सीडेंट में युवक घायल हो गया, जिसे गदरपुर से देहरादून आने के दौरान अरविंद पांडे ने देखा और उन्हें अपने स्कॉट से ही कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया।